हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सिविल साइट में। तो चलिए चलते हैं साइट पर। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जहाँ हम बात करते हैं क्वालिटी अश्योरिटी की। आज का टॉपिक है हमारा स्टील रेनफोर्समेंट या फिर बार। सो स्टार्टिंग के अंदर जो सबसे पहले जो बार्स आते थे वो आपके आते थे माइल्ड स्टील बार। हम उनको प्लेन बार्स भी कहते हैं। प्लेन बार्स इसलिए कहते थे क्योंकि उसमें ये रिब्स जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रिब्स नहीं होते थे। स्टार्टिंग के अंदर ये जो बार्स थे ये आपके कंक्रीट के साथ में बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं बनाते थे। यहाँ पे स्लिपेज हो जाता था जिसकी वजह से ये माइल्ड स्टील आपके बंद हो गए। स्टार्टिंग के अंदर आपके प्लेन बार आने स्टार्ट हुए थे। सेकंड आपका आया HYSD बार, जिसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। इसको हम टोर भी कह सकते हैं, दैट इज़ द ट्विस्टेड बार। इन बार्स में क्या होता है कि आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आपके पूरे ये रिब्स बने हुए हैं, यहाँ पे ये रिब्स हैं। रिब्स होने का बेनिफिट क्या होता था, जब हम जो कंक्रीट जो हम बनाते हैं वो कंक्रीट इन रिब्स के साथ में मिलके एक प्रॉपर बॉन्डिंग बनाते हैं। बॉन्डिंग होने की वजह से वहाँ पे आपकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है, स्लिपेज के चांसेस कम हो जाते हैं। इस वजह से ये जो प्लेन बार आपके बंद हुए उसके बाद में आपके HYSD बार है। थर्ड बार जो अब चल रहे हैं वो TMT बार है, जिसको थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट बार भी कहते हैं। TMT बार्स में क्या होता है कि बेसिकली ये रोलिंग करके बनाए जाते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक आउटर कोर होता है और एक इनर कोर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आउटर कोर जो है ये बेसिकली आउटर कोर हो गया। इसके जब आप कटिंग करेंगे तो इसका एक इनर का कोर होगा। जो इनर का जो कोर होता है वो आपका सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने की वजह से वो ड्यूरेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। आउटर कोर सॉलिड होता है। सॉलिड होने में आपकी ये दो बेनिफिट है, एक तो ये कोरोजन रेजिस्टेंस बनता है, साथ ही साथ आपका ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस भी आपको प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आपका जो बार्स आता है वो आता है TMX बार। एक जर्मन टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर कार्बन के कंटेंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ये कार्बन कंटेंट कम होने की वजह से अर्थक्वेक के अंदर इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अर्थक्वेक में ये ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। कार्बन के कंटेंट कैसे हम पता करें उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है। आप बार्स को जब आप कटिंग करते हैं तो उस बार्स को काटने के बाद उसमें जितनी चिंगारी निकलती है, मतलब ज़्यादा चिंगारी निकल रही है, इसका मतलब कार्बन कंटेंट आपके उसमें बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आपका बार्स आया CRS जो बार्स होता है उस CRS स्टैंड फॉर कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील। इसमें कॉपर और क्रोमियम दोनों इसके अंदर यूज़ किया जाता है। उसको हम CRS बोलते हैं। देन नेक्स्ट जो बार आया वो आया आपका SD का फुल फॉर्म है सुपर डक्टाइल। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले प्लेन बार आए, फिर HYSD बार आए, फिर HYSD के अंदर D आया, जैसे 500D, D फॉर डक्टाइल, फिर D के आगे SD लिखा हुआ आता है, उसका मतलब है सुपर डक्टाइल। इसके अंदर क्या होता है कि मोर एनर्जी एब्जॉर्प्शन, मतलब जब अर्थक्वेक आएगा बिल्डिंग के अंदर तो बिल्डिंग क्या करेगी, इस तरीके से और इस डायरेक्शन में शेक करेगी, मतलब X डायरेक्शन में और Z डायरेक्शन में जब शेक करेगी तो वहाँ पे आपका जो मोर एनर्जी, जो उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो SD की बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हम SD बार कहते हैं। ये कुछ बार्स के टाइप्स थे। अब हम बात करते हैं बार का जो वेट होता है वो कितना होता है। जैसे कि हम कंक्रीट में पढ़ते हैं कि कंक्रीट का जो वेट होता है वो 25 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर होता है। सेम जो स्टील के अंदर आपका जो यूनिट वेट होता है वो आपका 78.5 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर होता है। अब हम कुछ टेस्ट की बात करते हैं कि जो भी जब साइट पर आपका स्टील आता है तो कौन कौन से टेस्ट स्टील के ऊपर होने चाहिए, जिससे हम ये आइडेंटिफाई करें कि ये जो स्टील है या जो बार्स है वो प्रॉपरली साइड पे एग्जीक्यूट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, या उतनी स्ट्रेंथ के वो हैं कि नहीं है। कुछ इसके अंदर कुछ टेस्ट आते हैं जो हमें हमेशा, जो भी साइट पे इंजीनियर है या साइट सुपरवाइज़र है या प्रोजेक्ट इंचार्ज है, उसको वो स्टील के बार्स चेक करने चाहिए कि वो यूज़ लेने लायक हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले जब भी आप स्टील को परचेज़ करें तो सबसे पहले आप चेक करें उसकी मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट।
कि वो कब मैन्युफैक्चर हुआ है, और मैन्युफैक्चर होने के बाद में उसके जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स पूरे के पूरे हैं कि नहीं है, उसका IS कोड के अकॉर्डिंग जो स्टील्स के जो पैरामीटर्स होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। सेकंड थिंग हम इसमें चेक करते हैं इसके टैग ऑफ द बार्स, मतलब इसका डाया कितना है, बार का ग्रेड कितनी है, कंपनी का क्या नाम है, ISI का मार्क है कि नहीं है। सो चलिए हम चेक करते हैं इसमें कि टैग ऑफ द बार्स ये कौन कौन सी कंपनी का है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मेरे पास में जिंदल कंपनी का एक बार है, इसमें जिंदल लिखा हुआ है। ये जिंदल पैंथर का है, आपको पैंथर भी मिल जाएगा कहीं पे। ये देखिए, ये जिंदल पैंथर का है, ये पैंथर का सिंबल है। इसके बाद में सेकंड चीज़ हम इसमें चेक करते हैं इसके ISI मार्क। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ISI मार्क यहाँ पे प्रॉपर है कि नहीं है। इसके बाद में इसका जो डाया है वो हम डाया इसका चेक करेंगे। जैसे ये 16 mm का डाया है यहाँ पे। सेम अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा 16 mm का बार है और 500 D इस पर लिखा हुआ है। सो ये 500 D के बार्स हैं आपके। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है 550 D। सो D फॉर डक्टाइल है। यहाँ पे अगर ये SD का होता तो यहाँ पे SD लिखा होता, सुपर डक्टाइल। सो ये कुछ पैरामीटर्स है जो हमें हमेशा इसके चेक करने चाहिए। थर्ड जो प्रोसेस है कि हम ये कैसे पता करें कि इसका जो वेट है वो प्रॉपरली है कि नहीं है। सो आप 1-1 मीटर के 3 से 4 सैंपल लें और इसका जो वेट है उस 1 मीटर का जो सैंपल है उसका वेट आप मैनुअली कैलकुलेट करें। मैनुअली कैलकुलेशन आपको पता है D²/162 से हम उसका यूनिट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज़ अगर आपका 8 mm का बार अगर आपका यूज़ हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये 8 mm का बार है। ये 8 mm का बार अगर आपको निकालना है तो D² यानी 64/162। सो जो वैल्यू निकल के आई वो आई आपकी 0.395। 1 मीटर लेंथ के लिए अगर हम ले रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसकी लेंथ से। तो आपका जो भी वेट निकल के आता है वो वेट आपको चेक करना है कि वो प्रॉपरली सैंपल के अकॉर्डिंग उसका यूनिट वेट है कि नहीं है। जब हम इसका वेट चेक करते हैं, सपोज़ 8 mm का हम चेक कर रहे हैं, 10 mm का हम चेक कर रहे हैं, 12 mm का चेक कर रहे हैं या 16 mm का हम चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये चेक करना है कि 8 mm से 10 mm तक का जो बार्स होगा वहाँ पे 7% का वेरिएशन आपका अलोवेबल है। मतलब आप 7% तक का वेरिएशन आपका चलेगा। सेम 12 से 16 है तो 5% चलेगा, और 20, 25 और 32 में 3% का वेरिएशन होगा। सो जब भी आप 1-1 मीटर के सैंपल 3 से 4 ले रहे हैं, उसका वेट आप कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर्मूले से, और बाद में आप किसी दुकान पे जाके जब उसके वेट को आप क्रॉस चेक करवा रहे हैं कि वो उतना वेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसके अंदर जो वेरिएशन है वो आपका नॉर्मली 3 से लेकर 7% तक सभी डाया के लिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो टेस्ट आता है वो आता है हमारा बेंड टेस्ट। अब हम ये कैसे पता करें कि ये जो स्टील है जब इसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सेस जो फोर्स आएंगे तो ये प्रॉपरली इसमें कोई क्रैक्स तो डेवलप नहीं होंगे, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है बेंड टेस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टील को 180 डिग्री पर मैंड्रिल पर, मतलब हम 180 डिग्री के ऊपर मैंड्रिल पर इसको बेंड करेंगे, और बेंड करने के बाद फिर हम इसको वापस से स्ट्रेट करेंगे और चेक करेंगे इसमें कहीं पे कोई क्रैक्स तो नहीं है। सिमिलरली दूसरे फेस पे हम 135 डिग्री पे इसको बेंड करेंगे और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में गर्म करके 30 मिनट तक छोड़ेंगे। 2 मिनट इसे ठंडा होने के लिए आपको छोड़ना है, और फिर हम इसमें चेक करेंगे कि इसका कोई क्रैक्स तो इसमें डेवलप नहीं हो रहा है। इसका मैं एक वीडियो इसके साथ में अटैच कर दूंगा जिसमें आपको पूरा पता रहेगा कि किस तरीके से मैंड्रिल पे ये बेंड किया जाता है, और अगर किसी तरीके से वहाँ पे कॉर्नर पर स्टील में क्रैक्स अगर डेवलप हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस बार्स में आपकी उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है, या कार्बन के कंटेंट ज़्यादा हो सकते हैं, या उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम है, या हो सकता है कि वो साइड पर बहुत समय तक रखा हुआ हो और यूज़ में नहीं लिया हो, जिसकी वजह से वो हवा यानी एयर और वाटर के टच में आके उस पर कोरोजन लग गया, और कोरोजन लगने की वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी एकदम रिड्यूस हो गई। सो ये हम एक इसमें चेक करेंगे। नेक्स्ट
जो चेक करते हैं वो हम कार्बन का कंटेंट चेक करते हैं कि इसका जो कार्बन का कंटेंट है वो 0.05 से 0.25% तक रहना चाहिए। तो इसको चेक करने का जो प्रोसेस रहेगा वो बेसिकली जब हम सरिये को कटर से काटते हैं तो काटने के बाद में आप देखेंगे कि जब सरिया कटता है तो वहाँ पे चिंगारी वो प्रोड्यूस करता है। तो वो जो चिंगारी है वो चिंगारी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक विजुअलाइजेशन तरीका है कि आप उसको देख के आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें कितना कार्बन का कंटेंट होगा। अगर वो ज़्यादा चिंगारी छोड़ रहा है इसका मतलब उसमें कार्बन के कंटेंट आपके ज़्यादा हैं। सो IS कोड के अकॉर्डिंग उसमें कार्बन कंटेंट जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जितनी हमारी परमिसिबल लिमिट है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे इसमें कोरोजन फ्री होना चाहिए। कोई भी जो सरिया है वो आपका कोरोजिव नहीं होना चाहिए। कोरोजन अगर आपका सरिया एक बार लग गया तो आप ये मान के चलें कि उसको पता करने के 2 तरीके हैं आप कोरोजन को पता करने के। सबसे पहला जो तरीका है वो हम सरिये को पहले एक बार रफली हाथ से रगड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं इसको हाथ से रगड़ता हूँ सपोज़, तो अगर ये मेरे ब्राउनिश कलर छोड़ रहा है तो इसका मतलब ये ठीक है, चल जाएगा। तो ये अगर ये ब्राउनिश कलर दे रहा है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये ज़्यादा कांटेक्ट में आ गया हवा और पानी के तो ये यहाँ पे पपड़ी छोड़ना स्टार्ट करेगा। आप स्क्रैच करके जब इसको देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा एक पपड़ी अगर ये छोड़ता है तो ये इसका मतलब ये जो स्टील है वो आपका यूज़ में लेने लायक नहीं है। सो इसको भी चेक करने के 2-3 तरीके हैं। आप हाथ से रब करके देखें, पहले आप विजुअलाइजेशन से तरीके से पता करें कि आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी ब्राउनिश कलर नहीं है। इसका मतलब ये मेरा बार्स ओके है। इसके ऊपर मेरा थोड़ा सा ब्राउन कलर चढ़ा हुआ है तो इसको मैंने हाथ से रगड़ा और चेक किया तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ये ब्राउनिश कलर आ रहा है। तो ये ब्राउनिश कलर अगर लाइट ब्राउनिश कलर है तो इसका मतलब ये चल जाएगा, ज़्यादा ये इस पर स्ट्रेंथ पे इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप इसको स्क्रैच करते हैं और वो पपड़ी छोड़ता है, चलिए ये भी देखते हैं हम पपड़ी कहाँ पे छोड़ रहा है बार्स हमारा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बार्स है मेरे काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं ये, और यहाँ पे आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं पूरी की पूरी। अगर मैं इसको किसी पत्थर से अगर रब करता हूँ मान लो, या इसको मैं निकालता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये पूरा का पूरा मेरा इसकी एक पपड़ी सी निकल रही है यहाँ पे। ये देखिए आप, ये देखिए ये इसको स्क्रैच करने पे इसमें पूरी पपड़ी इसकी निकल रही है। इसका मतलब ये देख सकते हैं आप पूरा इसका एक ऋण सा निकल रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये मेरा बार्स जो है वो यूज़ में लेने लायक नहीं है। ये पूरे के पूरे मेरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं बार्स। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो 50% रिड्यूस हो चुकी है। तो ये आप हमेशा चेक करें। नेक्स्ट जो चेक करना है हमें, नेक्स्ट जो हमें ये देखना है कि इसमें जो ये जो मेरा बार्स है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये बार्स आपका प्रॉपरली 12 मीटर का है कि नहीं है। अगर ये लेंथ में अगर सपोज़ 12 मीटर से कम है तो जो भी कोड हमें बोलता है कि अलाउंसेस की इतना आपका वेरिएशन अलाउ है तो उतना आप अलाउ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अलाउंसेस होना नहीं चाहिए। अगर उससे ज़्यादा अलाउंसेस है तो इसका मतलब वो जो बार्स है वो बार्स आपका सेकेंडरी बार्स कहलाता है। तो 12 मीटर का जो बार्स है वो आपका प्रॉपरली 12 मीटर का बार होना चाहिए। और जो भी पैरामीटर्स अभी बताएं वो प्रॉपरली पैरामीटर्स IS कोड के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो इसका मतलब वो आपका वो प्राइमरी प्रोड्यूस्ड बार है। सो वो आपका जो है बिल्डिंग्स में यूज़ लेने लायक है। साथ में उसमें कभी फ्यूचर में आपके क्रैक्स डेवलप नहीं होंगे उस बार्स के अंदर, क्योंकि रेनफोर्समेंट का जो मेन काम है वो आपके लोड को कैरी करना है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा और जो मोमेंट आएंगे आपके बाई एक्सल जो मोमेंट आएंगे उन दोनों को रजिस्ट करने का काम करता है आपका बार्स। सो हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर आपका स्टील ही अगर कमज़ोर है, अगर स्टील ही आपका बैंड हो रहा है और वहाँ पे क्रैक्स आ रहे हैं तो वो कोई स्ट्रेंथ नहीं ले पाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, बिल्डिंग के अंदर क्रैक्स डेवलप होंगे और बिल्डिंग आपकी जो जितनी स्ट्रेंथ आपको मिलनी चाहिए बिल्डिंग की उतनी स्ट्रेंथ मिलेगी नहीं, जिससे बिल्डिंग की जो लाइफ टाइम है, जो उसका जो टाइम पीरियड है बिल्डिंग का, सपोज़ कि बिल्डिंग का अगर टाइम पीरियड हम अगर 70 ईयर्स के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो आपका 70 ईयर्स ना रह के वो तकरीबन 20% आपका रिड्यूस हो जाएगा। हमेशा जब भी आप स्टील आप परचेज़ करें या स्टील को साइट पर चेक करें तो ये कुछ पैरामीटर्स है जो हमेशा हमें चेक करने चाहिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।